यहां पर ध्यान देना, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्चुअली 4 एप्लीकेशन है डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों के सबके में। जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो टोटल 4 एप्लीकेशन है। जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और फोर्थ जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये वाला पार्ट जो है सीबीएसई कोर मैथ्स से डिलीट हो गया है, बाकी सभी के में अप्लाइड मैथ्स, आईसीएसई, सीजी, बाकी सबके में ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाले चारों पार्ट्स अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आने का चांस है, और एक इसमें से तो आएगा ही आएगा, 100% श्योर है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज बहुत कम आता है। आज की क्लास में हम रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये 2 टॉपिक कवर करने वाले, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। मान लो अगर कोई 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है और वो किसी रूल से बाउंडेड है, लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y x का फंक्शन है, ठीक है। तो जो dy बाय dx है वो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x देता है, ठीक है। और यहां पर अगर मान लो एक सर्टेन वैल्यू पे आपको निकालना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो आप डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल टू एक्स नॉट वो वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। सिंपल, 1-2 क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल with respect to radius r when r is equals to 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और आपको एरिया का चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के। तो आप एरिया को किससे डिफरेंशिएट करोगे, रेडियस से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी आर। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r। समझ में आ गया, डीए बाई डी आर की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर कौन सी वैल्यू पे बोल रही है, r इज इक्वल टू 3। तो सिंपली आप r इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, इसमें 3 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6 पाई, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था 2020 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। हाँ, नहीं, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तुम लोगों का पता नहीं, अलग अलग पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो सिचुएशन समझना, एक लेडर है, उसकी लेंथ है 5 मीटर लॉन्ग, एक्चुअली फिगर भी यहां पर दे दिया है, समझने में इजी होगा। ये लेडर है, सपोज 5 मीटर लॉन्ग है, और ये वॉल है, उसके अगेंस्ट ये लीन कर रहा है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये बॉटम है, हाँ ये बॉटम है लेडर का, और इसको पुल कर रहे हैं अवे फ्रॉम द वॉल, इस तरह से इस तरफ पुल कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये लिखा है एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो ये लेडर का बॉटम है और यहां पर ये वॉल का फुट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है। तो x में चेंज हो रहा है, x में किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। मतलब आपको dx बाई dt की वैल्यू दे दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अब एक और चीज यहां पर ध्यान दो, अगर मान लो इसको पुल नहीं करके पुश करते होते, पुश करते होते मतलब इस डायरेक्शन में भेजते होते, तो क्या होता, तब भी एक्स में चेंज होता, तब भी एक्स में चेंज होता। और अगर वो जो रेट है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता, तो उसको हम -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेते, क्योंकि एक्स की वैल्यू उस केस में क्या होती है, डिक्रीज होती। अभी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल? No, we will not take reciprocal, it will be negative. Just when the quantity is increasing, we will take positive sign, and when it is decreasing, we will take negative sign. Okay? Yes, sir. Okay. ये पार्ट क्लियर सबको? Okay. इसके बाद क्या लिखा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग। तो ये देखो, अगर हम इसको इस तरफ पुल करेंगे तो ये जो टॉप है लेडर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो y की वैल्यू किस रेट से डिक्रीज हो रही है, ये आपको निकालना है। मतलब आपको निकालना है dy बाई dt इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ ये चीज सबको।
अब देखो कैसे निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों में रिलेशन लेंगे कि ये 5, ये y और ये x, तो ये तीनों कैसे रिलेटेड है, पाइथागोरस थ्योरम से। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, टाइम के, क्योंकि देखो यहां पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा ये और भी कुछ लिखा है ना, व्हेन फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिख दिया, ये इक्वेशन यहां पर आई। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, एक्स स्क्वायर का पहले 2x होगा, फिर dx बाई dt आएगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, फिर यहां पर क्या आ जाएगा dy बाई dt। यहां तक समझ में आया। अब dx बाई dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2, तो dx बाई dt के प्लेस पे पुट कर दो 2। क्लियर हुआ ये चीज। और x की वैल्यू भी दी हुई है, देखो क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल पे आपको ये कैलकुलेशन करना है, तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे। क्लियर हुआ ये चीज। और ये, हाँ यहां पर ध्यान दो, ये एक्चुअली क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ना ये 2 जो है कॉमन निकाल के कट कर दिया, तो इस वजह से ये वाला इक्वेशन आया है, ठीक है। हाँ हाँ, एक मिनट, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर मान ले इसको सेंटीमीटर में बदलेगा तो ये भी जो y है ना वो भी सेंटीमीटर में बदलाएगा, और वो y भी सेंटीमीटर में बदलाएगा, तो एक्चुअल में दोनों का रेशियो आ रहा है, तो रेशियो तो सेम होगा ना, इस वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये देखो ये वाली इक्वेशन आई, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब यहां पर हमने x की वैल्यू क्या डाल दी, 4 डाल दी, डी dx बाई dt की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 2 डाल दी। यहां तक क्लियर। y की वैल्यू अब हमको पुट करना है, तो देखो x y में ये वाला इक्वेशन हमारा बना हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 25। यहाँ x की जगह पे डाल दो 4, जो x की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो 3। सारी वैल्यूज को फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4 2 से कितना हो गया 8, ये 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -8/3। तो dx dy बाई dt की वैल्यू क्या आ गई, -8/3, मतलब y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, ये 2012 का क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से आपकी बुक में भी दिया होगा शायद, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, देखना यार ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिचुएशन समझो, एक सैंड है जो एक पाइप से फॉल कर रहा है, किस रेट से फॉल कर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर ये जो फॉलिंग वॉल्यूम का है चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, वॉल्यूम पर सेकेंड। क्लियर, डीवी बाई dt की वैल्यू दी हुई है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड, तो वो जो सैंड ग्राउंड पे गिर रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कोन फॉर्म कर रहा है, तो वो कोन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर रेट से। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब जो कोन का हाइट है वो 1/6 टाइम्स क्या है, रेडियस ऑफ बेस के बराबर है, मतलब ये चीज फिक्स है, h इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ r, ये फिक्स्ड है, दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको dh बाई dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन h इज इक्वल्स टू क्या है 4। चलो ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? Sir, can you please repeat the last sentence? ओके, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देना। आपको स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, एक जो पाइप है उसमें से सैंड गिर रहा है, सैंड जब गिर रहा है तो वो कौन सा शेप ऑक्यूपाई कर रहा है, कोनिकल शेप ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। और उसमें हाइट और रेडियस में ये रिलेशन है, हाइट इज ऑलवेज 1/6 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्लियर। और आपको क्या बोल रहा है, व्हेन द हाइट ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जब उस कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उस समय
what is the rate of height, what is the how fast the height of the sand cone is increasing. तो हाइट ऑफ सैंड कोन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है जब h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है. ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको dv बाय dt की वैल्यू गिवन है. ये जो वैल्यू है dv बाय dt की वैल्यू. ओके, सो dv, हाँ इसके पहले हम r को h के टर्म्स में लिख देते फिर डिफरेंशिएट करते, क्योंकि दो वेरिएबल है ना तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहां पर r की वैल्यू क्या आएगी, ये दोनों के बीच में रिलेशन था, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6h. अब ये r के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं h की वैल्यू, तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई और r के प्लेस पे आ जाएगा 6h का होल स्क्वायर इनटू h. फर्दर v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, ये हो जाएगा 36h स्क्वायर इनटू h, एंड फर्दर यू विल गेट v इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 2 जा, सो 12 पाई h क्यूब. ये आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h ओनली. अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल्स टू, यहां पर ये 12 पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, h क्यूब का डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू t, सो h क्यूब का क्या होगा 3h स्क्वायर इनटू dh बाय dt. यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है. अब आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, dv बाय dt की वैल्यू दी हुई है, ये कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो यहां 12 लिख दो सीधा, ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू, तो h इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू पे 4 है, तो h के प्लेस पे क्या पुट कर दो 4, ये हो गया स्क्वायर इनटू dh बाय dt. क्लियर हुआ ये. फर्दर सॉल्व करो इसको, ये कितना आ जाएगा, ये 12 और 12 कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 16 3 जा 48 पाई इंटू dh बाई dt, यही आएगा. तो dh बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/48 पाई. चेक करो एक बार, यही आ रहा है. सबको क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं. ओके, ये वाला 4, ये देखिए यहां पर जब ये इक्वेशन आई ना dv बाई dt की, तो उसमें एक h भी आया, तो उस h की जगह पे 4 पुट किया है, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है व्हेन h इज इक्वल्स टू 4, जब h इज इक्वल टू 4 है उस समय किस रेट से चेंज हो रहा है. नहीं, स्टार्टिंग में पुट करेगा तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो तो. ठीक है, ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यूब के वॉल्यूम के बारे में. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब. क्लियर हुआ ये चीज. और ये किस रेट से चेंज हो रहा है ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब आपको dv बाय dt की वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यहां तक क्वेश्चन क्लियर सबको. आगे लिखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो मतलब सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या निकालना है आपको ds बाय dt. ds बाय dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहां तक क्लियर हुआ सबको. आगे क्या लिखा है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब व्हेन लेंथ ऑफ एज, मतलब a की वैल्यू दिया है, व्हेन a इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ यहां तक सबको. ठीक है, अब इसके बाद इसको हाइड कर देता हूं, फिर उसके सॉल्व करते हैं. अब इसके बाद ध्यान देना, सबसे पहले हम वॉल्यूम को इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये क्या आ जाएगा dv बाय dt. a क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू da बाय dt. क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको. अब आपको dv बाय dt की वैल्यू दी हुई है 9, तो dv बाय dt के प्लेस पे पुट कर दो 9 इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू, a की कौन सी वैल्यू पे बोल रहा है 10 पे, तो a के प्लेस पे पुट कर दो 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा da बाय dt. क्लियर हुआ यहां तक सबको.
फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा 300, ये dt है ना, 300 dA बाय dt। तो dA बाय dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/300, फर्दर 3 3 3 1 तो ये आ जाएगा 3/100। ये dA बाई dt की वैल्यू है। यहां तक समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बोल रहा है ds बाई dt। तो ds बाई dt के लिए हमको s का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला 6a², ये होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है, a² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2a इंटू da बाय dt, यही आएगा। अब इसके बाद फर्दर 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12a। और da बाई dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, a की वैल्यू भी दी हुई है ना, a इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10, और dA बाई dt की वैल्यू हमने कितनी निकाली 3/100। फर्दर सॉल्व करो, ये 0 0 कैंसल, 12 3 कितना हो जाएगा 36/10, मतलब 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से चेंज हो रहा है। हाँ मतलब ये रेट ऑफ चेंज का तो इतना ही है। ये हो गया, हटा दूं इसको मैं, हटा दूं ना, ओके। एक क्वेश्चन यहां पर देख लेना इनके आईसीएससी के बुक से, क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है ये आपके बुक का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द स्टडी रेट ऑफ 1 cc पर सेकेंड थ्रू ए टाइनी होल एट ए वर्टेक्स ऑफ कोनिकल वेसल। तो एक कोनिकल वेसल है इस तरह का कुछ, ठीक है, इस तरह से, और इसके वर्टेक्स से यहां से वाटर की जो ड्रॉप्स है वो ड्रिप हो रही है, ये बता रहा है, ठीक है। और ये किस रेट से ड्रिप हो रही है, ये 1 cc, मेरे ख्याल से cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से ड्रिप कर रही है। वाटर की जो ड्रॉप्स है वो कौन से शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। तो आपको इस स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम एक्चुअली आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है आगे, when the slant height of the water when the slant height of the water in the filter is 4 सेंटीमीटर, तो आपको ये slant height L दे दिया है, that is equals to 4 सेंटीमीटर, ओके। further find the rate of the decrease in the slant height of the water, मतलब वाटर इसमें फिल्ड है, इस तरह से वाटर फिल्ड है, ठीक है। तो जो वाटर फिल्ड है, तो यहां से ये वाली स्लांट हाइट जो है ये अभी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके रेट में डिक्रीज आपको निकालना है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लांट हाइट, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dl बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर, एक मिनट चेक करने दे, हाँ शायद वही लगेगा। आगे लिखा है द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, the area of the water surface given that the vertical angle of vessel is 60 डिग्री। तो ये वर्टिकल एंगल जो है ये क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, सेकेंड केस में आई थिंक ये सेकेंड पार्ट है। द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ वाटर सरफेस ये भी निकालना है, डीए बाई dt की वैल्यू भी निकालनी है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री है तब, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम चेक करते हैं, फर्स्ट केस मतलब जब आपको dl बाई dt की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो यहां पर किस में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, किसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, कोन के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। कोन के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और किस रेट से चेंज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां पर dv बाई dt इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और कोन में जो वाटर लेवल है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कोनिकल शेप में वाटर और उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ठीक है। लेकिन हमको इसको L के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, एक मिनट,
हाँ, दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको आर और एच दोनों को एल के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो जो 60 डिग्री वाली वैल्यू है ना, वो दोनों कंडीशंस में अप्लाई होगी। हाँ, देखो सुनो, इधर पे ध्यान दो। आर और एच दोनों की वैल्यू को एल के टर्म्स में लिखना है, तो यहां पर सबसे पहले हम इस तरह से बनाते हैं, ये वाला वर्टेक्स को सेंटर से ज्वाइन करते, इसको इससे ज्वाइन करते, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। ये हो गया एल स्लांट हाइट, ये हो गई एच हाइट ऑफ द कोन, ये हो गया आर। क्लियर हुआ यहां तक? अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन 30 डिग्री, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, l cos 30 डिग्री। ये हो जाएगा l sin 30, तो ये sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा l/2, ये कितना होता है √3/2, तो l √3/2, तो ये दोनों वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा l²/4 इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी √3l/2, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू पाई √3/24l³, यही आएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 2 जा 24, और न्यूमरेटर में पाई √3, कांस्टेंट को अलग किया, वेरिएबल को अलग किया। अब क्या करो, dv/dt निकालो, तो dv/dt डिफरेंशिएट करोगे तो ये पूरा कांस्टेंट है पाई √3/24, ये क्या हो जाएगा 3l² इंटू dl/dt। समझ गए? अब dv/dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू भी दी हुई है ना 4, एल इज इक्वल्स टू 4, तो एल इज इक्वल्स टू 4 डाल देना, पाई √3/24 इंटू 4² 16 3 जा 48, 24 1 जा 24, 2 जा dl/dt, so you will get dl/dt is equals to 1/2 पाई √3। ये आएगा आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, नेगेटिव लेना पड़ेगा इसको एक्चुअली, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना वो, और यहां पर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था ना, एक्चुअली हमको dv/dt की वैल्यू ही यहां पर नेगेटिव लेनी चाहिए थी, तो वो नेगेटिव होगा तो बाकी सारा भी क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज वाला केस है। अब उसके दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज होना, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोनिकल शेप में क्या होता है, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर जब आप ये वाले पार्ट को भी लोगे, ऊपर वाला भी सरफेस लोगे। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर, फिर आर की वैल्यू तो पता है ना एल के टर्म्स में, सरफेस एरिया क्या, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये ऊपर में सर्कुलर शेप में है ना, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा था, और जैसे मैंने बताया कि इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल आईसीएसई सीबीएसई के लिए और अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए। बाय बाय। मैं इसीलिए ग्रुप में डाल दिया था तुम लोगों को, क्योंकि नहीं, बाकी इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा देखना हो तो देख लेना, बट रेट ऑफ चेंज पे ज्यादा फोकस मत करना। दोनों के लिए बता रहा हूं, अप्लाइड वाले बच्चों को भी रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के में उस पैसे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। हाँ, चलो उस पर डिस्कशन करेंगे अपन, एक बार क्लास ये वाला भी कर ले कंटिन्यू। टेंजेंट्स और नॉर्मल्स यहाँ पर ध्यान देना सब। तो टेंजेंट क्या होता है पहले वो समझो। सपोज अगर ये कोई एक कर्व है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कर्व की इक्वेशन है और ये उसका ग्राफ है।
ठीक है, और एक इस कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है P जिसका की कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है आपको x1 y1। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इस कर्व को टच करके जा रही है, तो उस लाइन सेगमेंट को, उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। क्या ये समझ में आया टेंजेंट क्या है? अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल उस टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको बोला जाता है नॉर्मल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये टेंजेंट के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है। देखो, कोई भी जो लाइन होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर 2 पॉइंट फॉर्म की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो अगर आपको इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। आपको टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, मतलब m पता होना चाहिए, और उस पे एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है x1 y1। क्लियर हुआ है ये चीज? अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, समझना। आपको टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, dy बाय dx निकालना पड़ेगा जो भी फंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद x1 y1 की वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको सिंपली उसको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है और नेगेटिव करना है। जैसे अगर टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? -1/2। टेंजेंट का स्लोप आ रहा है अगर -5, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा? 1/5। तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देना, आपको दूसरे का स्लोप मिल जाएगा। दोनों के स्लोप के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, ये सारे प्री रिक्विजिट था। अब सीधे क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, वो dy बाय dx टेंजेंट का ही देगा, और अगर आपको नॉर्मल का चाहिए तो रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना क्या लिखा हुआ है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट 2,6 इज। तो आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? 2,6 पे। ये 2,6 आपका x1 y1 है। क्लियर? हाँ, वो टच कर रहा है लाइन उसको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? dy बाय dx निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। अब इसके बाद यहां पर आप ये वाले पॉइंट को पुट कर दोगे। पॉइंट को पुट करना मतलब x इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है और y इज इक्वल टू 6 पुट करना है। तो यहां पर तो सिर्फ x है, तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2। तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा कितना हो गया? 12, 12 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? 11। समझ में आइए? हाँ, 11 उसका स्लोप है। स्लोप एक्चुअली ना डिग्री नहीं होता है, स्लोप अलग वैल्यू होती है। स्लोप मतलब स्लांट है, वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है एक्चुअली। ठीक है, क्या होता है देखो, लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है? अगर मान लो कोई लाइन ऐसी है, वो कांस्टेंट है, तो उसका स्लोप क्या है? 0 है। कोई लाइन ऐसी है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब वो राइजिंग है। और कोई लाइन इस तरह की है, मतलब वो लाइन क्या? फॉलिंग है, तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो स्लोप का हिंदी में मतलब होता है ढाल। तो वो ढलान जो है ना, वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है वो बताता है। अगर मान लो कोई लाइन वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी स्लोप है, वो एकदम राइजिंग है, एकदम वर्टिकल लाइन है। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। अब आपको इक्वेशंस निकालने हैं। ठीक है, किसका इक्वेशन निकालना है? टेंजेंट का। और ये कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है एट ए पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, मतलब जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये मान लो इस तरह से कर्व है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है आपका। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जब भी कर्व एक्स एक्सिस को जहां पर कट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा क्या होगा? 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब आपको निकालना है dy बाय dx की वैल्यू, और उसमें x इज इक्वल y इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो पहले dy बाय dx निकालो, dy बाय dx की वैल्यू निकालो। तो उसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली तो होगा नहीं, ये डिफरेंशिएट कैसे लगाना पड़ेगा? कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 7, यहां पर जब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आएगी y की वैल्यू। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई dx। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा? कोशेंट रूल से। तो कोशेंट रूल में सबसे पहले क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और उसके बाद ये आएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो x माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस न्यूमरेटर मतलब कि x माइनस 7, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? इस वाले पूरे पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस 5। क्लियर? फर्दर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आगे सिंप्लीफाई कर लो इसको जितना कुछ हो रहा है। ये वाला टर्म तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहां पर माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा? देखो x इंटू 2x क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 14x और लास्ट में कितना आ जाएगा? प्लस 35। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर dy बाई dx इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस 5x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14x, तो प्लस 14x बचेगा 6 और ये माइनस 35, मतलब कितना हो जाएगा? ये माइनस 29 ये बचेगा आई थिंक। ठीक है, ये आ गई dy बाई dx की वैल्यू। यहां तक क्लियर सबको? dy बाई dx डिफरेंशिएट किया। अब उसके नेक्स्ट क्या करना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर इट कट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब y की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इस इक्वेशन में y की जगह पे 0 डाल दो। तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ऐसा ही होगा। ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 7। अब x की वैल्यू 7 यहां पर पुट कर दो। यहां पर पुट करोगे तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या देगा? उस टेंजेंट का स्लोप देगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और आपको सीधा वो वैल्यू पे ले जाता हूं। देखो वैल्यू क्या आएगी यहां पर? dy बाई dx, x की y की जगह x की जगह पे 7 पुट किया तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी पुट करने के बाद? 1/20। देखो यही आया था हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट, सॉल्व करने पे आया 1/20। क्लियर? ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको स्लोप, मतलब कि m की वैल्यू मिल गई 1/20। और आपको क्या निकालनी है? लाइन की इक्वेशन निकालनी। आपको पॉइंट भी मिल चुका है। पॉइंट कैसे मिला हुआ है? देखो x की वैल्यू आई थी 7 और y की वैल्यू क्या थी? 0, जहां पर वो कट कर रहा है ये दोनों। अब इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने क्या बताया था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसमें पुट करोगे y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू क्या? 0, m की वैल्यू 1/20, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है? 7, ये आ गया। इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 20y इज इक्वल टू x माइनस 7। ठीक है, फर्दर जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर लो, आपको ये इस तरह की कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो एक बार चेक करो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब आपको दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की और नॉर्मल की, दोनों की। कर्व की इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। ठीक है, और थीटा इज इक्वल्स टू लिखा है π/4। अप्लाइड के में नहीं है तो आईसीएससी और सीजी वालों को मैं बता देता हूं। देखो सिंपल है, यहाँ पर आपको एक्स और वाई पैरामेट्रिक फॉर्म है, dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा निकाल लो, डिवाइड करके dy बाई dx मिल जाएगा और dy बाई dx में थीटा की जगह पे क्या पुट कर देना? π/4, जिससे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक और चीज सुनो, पॉइंट कैसे मिलेगा? यहां पर थीटा की वैल्यू पुट करोगे ना तो x1 y1 मतलब पॉइंट मिल जाएगा। x1 y1 और स्लोप दोनों मिल गया, अब इक्वेशंस मिल जाएंगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, दूसरे में खाली रेसिप्रोकल और नेगेटिव करना है, नॉर्मल निकालने के स्लोप के लिए, बाकी कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास होते हैं। हाँ हमेशा, हाँ कोई भी कर्व के लिए।
कोई भी कर्व के लिए एक्चुअली नॉर्मल टेंजेंट से ही बना है। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, जो उसी पॉइंट पे बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बाकी सारे क्लासेस के लिए अप्लाइड और आईसीसी सभी के लिए। देखो क्या लिखा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज दिस। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझना। आपको क्या बोल रहा है, अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। अब आपको टेंजेंट नहीं निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या, जिस पॉइंट पे, जैसे देखो यहां पर मान लो इस तरह से ये कर्व है और मान लो ये वाला हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट और कर्व कहीं पर एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, आपको ये निकालना है, समझ गए। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ये दिया हुआ है। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन भी दी हुई है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11, ये दिया हुआ है। अभी सुनो, एक मिनट मेरी बात सुन लो। अभी यहां पर ना दो तरीके सुनो। पहला दो तरीका कौन सा है, पहला तो ये कि आप अगर मान लो ये इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको क्या देता है, आपको देता है कॉमन पॉइंट। कर्व और लाइन में क्या कॉमन पॉइंट है, समझ रहे हो ना। तो डायरेक्टली आपको वहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट भी होते हैं। यहां पर वैसे ही होगा, क्योंकि जब आप y की जगह पे x माइनस 11 रखोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, मतलब x की 3 वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो उसके रिस्पेक्ट में y की 3 वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे इससे हमको पता नहीं चल पाएगा कौन सी वैल्यू उसके सॉल्यूशन है। अरे हो सकता है ये कर्व का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन रहा हो, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, हो सकता है कर्व कुछ ऐसा बन रहा हो और टेंजेंट ऐसा बन रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये दे दिया, अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो पहला तरीका तो ये है कि हम इससे निकाल लें, हम इसको कंपेयर कर ले लाइन की इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। इससे जब कंपेयर करेंगे तो m मतलब x का कोफिशिएंट, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, समझ गए। m मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और m को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब dy बाय dx कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से मिलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, तो dy बाय dx इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है, ये आ गया dy बाय dx। और उसको इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 कर दो, dy बाय dx की वैल्यू 1। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 12, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 और -2, समझ गए। x की दो वैल्यू है, +2 और -2। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के हम रखेंगे y पे। कौन से y पे, किसी भी y पे रख दो, चाहे इस पे रखो चाहे इस पे। मैं इस पे रख रहा हूं क्योंकि ज्यादा आसान है। तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 रखने पे -9। और x इज इक्वल टू -2 रखो, तो जब -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -13। तो ये दोनों उसके आंसर होंगे, 2, -9 और -2, -13। ये दोनों पॉइंट्स पे वो कट करेगा। हाँ, एक मिनट, क्या बोला, टेंजेंट का। हम्म, हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट, नहीं दोनों पॉइंट सही है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो, जैसे ये टेंजेंट है, y इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, x माइनस 11। डिफ्रेंशिएट करो इसको, dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो ये स्लोप ऑफ दिस लाइन है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और ये लाइन को ही क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो हमेशा टेंजेंट का ही स्लोप मिलता है, कर्व का नहीं स्लोप मिलेगा, लाइन का ही स्लोप होगा, समझे ये चीज। और वो निकालने का जो तरीका है, वो कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू पुट करके, ये तरीका होता है। क्योंकि जब हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो dy बाय dx जो रेट ऑफ चेंज मिलता है और पॉइंट पुट करते उसमें, वो मेथड होता है उसको निकालने का। करेक्ट, उस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ठीक है। करेक्ट,
क्योंकि जब भी हमको कर्व पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो dy बाय dx निकलेगा, लेकिन वो dy बाय dx ये नहीं बताता कि कौन से पॉइंट पे स्लोप बन रहा है, तो आपको पॉइंट पुट करना ही पड़ेगा वहां पर। क्योंकि देखो इसमें कितने पॉइंट है, कर्व में बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, हर टेंजेंट का अलग स्लोप होगा, तो आप कौन से स्लोप को ले रहे हो, आप उसको, आपको उसके लिए पॉइंट स्पेसिफाइड होना चाहिए। ओके, हाँ हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, और अगर नहीं दिया रहेगा तो इस टाइप के ट्विस्ट होंगे, जैसे यहां पर था ना इस क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है या वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होगी। ओके, हाँ या कुछ ना कुछ देगा उस क्वेश्चन एडिशनल। ओके, ये वाला क्वेश्चन चेक करना, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ना पहले बहुत ज्यादा सीबीएसई में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तुम लोगों के में भी है, एक बार तूने मुझसे पूछा था, सुन ले इधर। प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल, मतलब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। इफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे, ठीक है, तो कर्व अगर है, मान लो जैसे एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, क्योंकि कर्व के बीच का एंगल हम निकालना नहीं सीखे, हम लाइन के बीच का एंगल सीखे। तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं उस पे इनके टेंजेंट्स, मतलब पहले वाले कर्व का टेंजेंट ये हो गया, ये वाले कर्व का, दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों के टेंजेंट हो गए, ये दोनों के टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे हैं तो इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, -1, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमको यही कंडीशन लेनी पड़ेगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट कैसे निकलेगा, कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो पॉइंट कैसे निकलेगा ये बताओ। वो पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो आप दोनों की इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो पहली वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरी वाली इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू के। समझ में आया? तो यहां पर क्या करो, यहां पर x की जगह पे क्या पुट कर दो, वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, जिससे क्या बन जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू के। समझ में आया ये चीज? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की पावर 1/3, ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू यहां पर रख दो तो आपको x मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर था, और y की जगह पे आएगा k की पावर 1/3 उस पूरे का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर 2/3, ये आ जाएगी x की वैल्यू। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया है, किस तरह से निकला? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने जो बचपन में 9th में पढ़ा है, बस वही अप्लाई हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k की पावर 2/3, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k की पावर 1/3। क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको पॉइंट मिल गया किस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब उसके बाद हम ये कंडीशन लेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 m2 निकालना पड़ेगा, तो m1 m2 कैसे निकलेगा, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 मतलब पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाय dx निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाय dx। समझ में आया? ये 2y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dy बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2y, और ये वाली जो वैल्यू है ये एक्चुअली क्या आपका m1 है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2y। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब m2 निकालने पे जाते हैं, तो m2 निकालने के लिए हमको सेकंड वाली इक्वेशन, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया x, सेकंड y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, प्लस सेकंड फंक्शन क्या हो गया y, फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और राइट साइड में k है, k कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो यहां से dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -y/x, और ये वाली वैल्यू जो है ये आपका क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, तो यहां पर से m2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया -y/x। समझ में आया ये दोनों? अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m1 की वैल्यू 1/2y, m2 की वैल्यू -y/x इज इक्वल्स टू -1।
y और y कट जाएगा, ये माइनस भी कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/2x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या है k रेज टू पावर 2/3, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू k रेज टू पावर 2/3, ये हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर दो दोनों तरफ, क्योंकि अपॉन वाला 3 हटाना है तो क्यूब करो, तो 1 का क्यूब और इधर क्या जाएगा 2 इंटू 2 k की पावर 2/3 होल क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, k की पावर 2/3, जब क्यूब करोगे तो ये 3 कट जाएगा और क्या बच जाएगा k स्क्वायर। और देखो यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। हाँ देखना वो प्रूफ करना। समझ में आया कि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी और काफी आया हुआ है, भले इसमें सिर्फ 2008 लिखा है, लेकिन मुझे ध्यान है कि और भी आया हुआ है 15-16 मेरी से। हाँ शायद ये एनसीईआरटी में होगा। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा है। सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट दिस। तो आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, टेंजेंट बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, पॉइंट भी दे दिया, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे स्लोप निकालोगे, पॉइंट तो दिया हुआ है, स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा dy बाय dx। तो देख लो इधर dy बाय dx डिफरेंशिएट करोगे तो sec का डेरिवेटिव sec x tan x, पॉइंट रख दो x की जगह पे 0 रखो, sec 0 क्या होता है sec 0 होता है 1, tan 0 क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो स्लोप है वो कितना आ गया 0। अब इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, m की वैल्यू तो 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y1, और y1 की वैल्यू क्या है 1, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो इस क्वेश्चन को जल्दी, इसको बनाओ। चलो एक काम करो, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था तुम लोगों से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, और पॉइंट दे दिया है और कर्व दे दिया है। पहला स्टेप ना आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा dy बाय dx से। dy बाय dx करने के बाद आपको x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा am स्क्वायर, और y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा am क्यूब। सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो पहले dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी बताओ। मेरे ख्याल से इसमें ये वाला फंक्शन है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पहले इसका a y स्क्वायर का होगा, तो a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाय dx, और राइट साइड में x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिससे dy बाय dx की वैल्यू आपको मिलेगी, और वो हो जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। समझ में आया? ये हो गया dy बाय dx की वैल्यू। अब उसमें ये रख देंगे ये वाली वैल्यू, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, x की जगह पे क्या आ जाएगा am स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, और y की जगह पे क्या हो जाएगा am क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू एम क्यूब। ए स्क्वायर कट जाएगा, इधर से एम क्यूब और ये भी कटेगा, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 3m/2, ये आ जाएगी dy बाय dx की वैल्यू। ठीक है, ये किसका स्लोप निकला है अभी टेंजेंट का। अब आपको निकालना है नॉर्मल का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो स्लोप होगा उसको निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2/3m और माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर यहां तक सबको? अब उसके बाद क्या करना है आपको इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसमें वैल्यू पुट कर दो y माइनस y1, तो y1 की जगह पे क्या आ जाएगा am क्यूब, तो ये आ गया am क्यूब इज इक्वल टू m स्लोप जो ये निकला हमारा क्या निकला -2/3m इंटू x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या है am स्क्वायर। सॉल्व कर देना आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ
कॉन्सेप्ट समझ गए तो इजी, और ये यूजफुल भी एक्चुअली। रेट ऑफ चेंज में एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। हाँ, हटा दो इसको फिर मैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे पास वही अवेलेबल है, क्योंकि बाकी के अवेलेबल नहीं है, अप्लाइड वालों के और आईसीएससी वालों के, तो मैंने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेलेक्ट किए। चेक कर लो एक बार। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व, ये कर्व आपको दिया हुआ है, ठीक है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आपको इस पे एक पॉइंट निकालना है, विच हैज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, क्या है बताओ। हाँ, क्या अक्षिता बोलो। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं यहां पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, dy बाय dx इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, y से, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या बोल रहा है ये y। अब यहां से dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर को किससे इक्वल कर दोगे, y के, और y की वैल्यू फिर से रख दो यहां पर, y की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब। समझ गए, जो यहां से एक्स स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x इज इक्वल टू 3 आया, अब x की वैल्यू वापस यहां पर रखो तो y मिल जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो बस पहला लाइन आपको समझ में आना चाहिए कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो इक्वल टू क्या है, y कोऑर्डिनेट, dy बाय। तुम लोगों के बुक में भी ये वाला क्वेश्चन है, मैंने करवाया है। हाँ, अभी ये तुमको x और y मतलब कोऑर्डिनेट मिला है, ठीक है, अभी आपको वो पॉइंट मिला है जहां पर टेंजेंट बन रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये y की जगह पे 27 रखना है, तो स्लोप मिलेगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। समझ में आया कि नहीं, तो ये स्लोप मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, अच्छा बस पॉइंट्स निकालना था क्या, अच्छा क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट्स निकालना था, तो आंसर यही खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, शॉर्ट ऑफ। ठीक है, हटा दो इसको, मैं खत्म, बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में इसमें आए हुए थे, और किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछ लो इसमें, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स से। मैक्सिमा मिनिमा तो देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट शुरू से रहा है, एग्जैक्टली जिसको वो ट्रिक समझ में आ गई ना उसको इजी लगेगा, नहीं तो वो बहुत मुश्किल है। नहीं, हम मैक्सिमम मिनिमम में ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि उसका उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तुम लोगों के में किसका क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर में, आया है मैक्सिमम मिनिमम का, ओके। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। मैंने एक शॉर्ट में ये चैप्टर को ब्रीफ किया, रेट